मेरा नाम नैना है। मैं जितनी सुंदर थी उतनी ही घमंडी और ज़िद्दी थी। मुझे अपनी सुंदरता पर इतना घमंड था कि मैं अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। मैं अपना बहुत ख्याल रखती थी, मेरी सुंदरता ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं घर का भी कोई काम नहीं करती थी। धूप के समय भी घर से बाहर नहीं निकलती थी कि कहीं मेरा रंग काला ना पड़ जाए। जो देखता वो मेरी खूबसूरती की तारीफ़ किया करता था। जिस तरह से एक सुंदर लड़की होती है, मेरा रंग रूप, फिगर, बॉडी का एक एक अंग बिल्कुल सुंदरता में ढला हुआ था। शादी के बाद भी मेरी सुंदरता बरकरार रहे और शरीर फिट रहे, इसलिए मैंने कुछ ऐसा किया था। इसके बारे में सुनकर सब लोग दंग रह गए थे। मेरी शादी को 1.5 साल हो चुका था। मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने तो मेरी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए थे। जिस दिन से मेरी शादी हुई थी, मेरी ज़िंदगी और ज़्यादा आरामदायक हो गई थी। मेरी खूबसूरती को देखते हुए मेरे पति ने मुझे पसंद किया था और मुझसे शादी कर ली थी। मैं कमरे में अपने पति के लिए चाय लेकर आई और उनके साथ बैठकर पीने लगी। बातों ही बातों में उन्होंने कहा कि मैं तो उस दिन को तरस रहा हूँ जब मेरा बेटा इस दुनिया में आएगा। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा और उनसे कहा कि ये भी कोई बात हुई भला? अभी हमारी शादी को सिर्फ 1.5 साल ही हुआ है और आपको अभी से ही बेटे की फिक्र होने लगी है। आपको क्या लगता है कि मैं बेटा पैदा करके अपनी सारी अय्याशियाँ ख़त्म कर दूंगी और अपनी खूबसूरती पर भी दाग लगा लूँगी? मेरे शब्द ना चाहते हुए भी कड़वे हो गए थे। वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे, कहने लगे कि ये तुम किन शब्दों में मुझसे बात कर रही हो और किस अंदाज में बात कर रही हो? बच्चे के जन्म से तुम्हारी खूबसूरती और अय्याशियों पर ऐसा कौन सा भी असर पड़ जाएगा जो तुम इस तरह की बातें कर रही हो? मैंने उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि देखो, तुम्हारी वजह से मैंने कम उम्र में ही जल्दबाजी से शादी तो कर ली है, लेकिन अब मुझसे जल्दी से बच्चा पैदा करने की उम्मीद मत करो, क्योंकि मैं अभी बच्चा पैदा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ और ना ही मैं अपना फिगर ख़राब करना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती थी कि इस समय मैं गुस्से में क्या कह रही थी, मगर सच तो ये था कि मेरे पति की बात ने सच में मेरा पारा हाई कर दिया था। शादी के बाद बैठकर हम दोनों ने फैमिली प्लानिंग की थी, जिसके मुताबिक हम लोगों ने ये तय कर लिया था कि हम लोग कुछ सालों तक बच्चा पैदा करने के बारे में नहीं सोचेंगे और इन कुछ साल हम अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से एंजॉय करेंगे। लेकिन अभी तो ठीक से 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे और मेरे पति को बच्चों की तलब लगने लगी थी। उनसे बदतमीज़ी करके मैं बाहर निकली तो मेरी सास वहीं पर बैठी मोहल्ले की किसी औरत से बात करते हुए कह रही थी कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। ऊपर वाले से रोज़ प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बहू की गोद भी भर जाए, लेकिन लगता है कि अभी ठीक समय नहीं आया। इससे पहले कि वो कुछ और भी कहती, तभी मोहल्ले की वो औरत उन्हें डांटते हुए बोली, क्या हो गया है तुम्हें? अभी तो तुम्हारी बहू को यहाँ पर आए हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ है। वो अभी कम उम्र की है और छोटी भी है। उस पर तो अभी किसी तरह की कोई जिम्मेदारी ना आने दो तो ही अच्छा है। जब वो थोड़ी सी मैच्योर हो जाएगी तब उस पर कोई जिम्मेदारी डालना। इतने पर ही मेरी सास कहने लगी, अरे अरे, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी सास तो हंगामा करने लगी थी। कहने लगी कि तुम्हें याद होगा कि तुम्हारी बहू शादी के 4 महीने बाद ही प्रेग्नेंट हो गई थी और 1 साल के बाद तुम अपने पोते के साथ खेल रही थी। तुम्हारी बहू भी तो छोटी और कम उम्र की थी। तुम्हें उस पर तरस क्यों नहीं आया जो मेरी बहू के लिए इतना परेशान हो रही हो? मेरी सास अब तेज़ आवाज़ में बोल रही थी। मैं आंखें फाड़कर अपनी सास को देखने लगी। उनकी नज़र अचानक ही मुझ पर पड़ी तो सीने पर हाथ रखते हुए कहने लगी कि देखो, ये कैसे मुझे देख रही है। इसकी नज़र से साफ जाहिर हो रहा है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जलन मौजूद है। मैंने बेचैनी से कहा कि कुछ तो ऊपर वाले से डरिए मम्मी जी, आपने ऐसा क्या किया है जो मैं आपसे जलन रखूंगी? मैंने कहा, अभी मैं थोड़ी देर के लिए अपनी मम्मी की तरफ जा रही हूँ, वापस आकर आपसे बात करती हूँ। ये कहकर मैं अपना पर्स हाथ में लेकर घर से बाहर निकल गई थी, जबकि पीछे मेरी सास मुझे डांटती रह गई थी। कहने लगी कि तुमने अच्छा तरीका बनाया हुआ है, जब दिल करता है मुंह उठाकर निकल जाती हो और ये मोहल्ले वाले 100 तरह की बातें बनाते हैं, लेकिन तुम्हें तो किसी चीज़ की कोई फिक्र ही नहीं है। ये मेरी सास की पुरानी आदत थी और मैंने कभी भी उनकी बातों को अपने दिल से नहीं लगाया था। मेरे पति ने भी मुझे ये इजाज़त दे दी थी कि जब भी तुम्हारे मायके जाने का दिल चाहा करे तुम चली जाया करो। अब तुम्हें किसी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मेरा मायका पीछे वाली गली में ही था, जो ज़्यादा दूर नहीं था, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी थी। अभी मैं घर के अंदर दाखिल हुई ही थी कि भैया की नज़र मुझ पर पड़ी। भैया ने गुस्से से कहा,
तुम फिर से हमारे घर आ गई हो। मम्मी ने जब भैया को ऐसी बातें करते हुए सुना तो वो भैया को डांटने लगी और कहने लगी, तुम अपनी बहन से किस तरह से बात कर रहे हो। भैया कहने लगे कि मम्मी, ये जब भी यहाँ आती है आप न जाने इसको किस तरह की पट्टियाँ पढ़ाती हो और ये जाकर ससुराल में लड़ाई करती है। इसका पति पिछले हफ्ते में कई बार कॉल करके मुझे इसकी शिकायत लगा चुका है। मैंने आपको इस बारे में बताया भी था। भैया की बात पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मुझ पर ध्यान देने से बेहतर है कि आप अपनी पत्नी पर ध्यान दीजिए। आपकी पत्नी न जाने किन चक्करों में पड़ी हुई है, क्योंकि जैसे ही आपको उसकी हकीकत के बारे में पता चलेगा तो आपको किसी और चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। न चाहते हुए भी मेरा बिहेवियर सख्त हो गया था, क्योंकि अपने खिलाफ तो मैं कोई बात बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। मैं घर की सबसे इकलौती और लाडली बेटी थी। घर में हमेशा मेरी कही हुई बात ही मानी जाती थी। मेरे भैया को शुरू से ही कम हैसियत दी गई थी। हालांकि वो लड़के थे, फिर भी मेरे पापा मुझसे ज़्यादा प्यार किया करते थे और हर मामले में मुझे ही अहमियत देते थे। ये देखकर वो जलते भी थे और वक्त के साथ साथ हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए नफरत भी बढ़ती चली गई थी। अब तो नफरत की दीवार इतनी मजबूत हो गई थी कि उनको तो मेरी शक्ल देखने का भी दिल नहीं चाहता था। उन्होंने अपनी क्लास फेलो से अपनी मर्जी से शादी की थी, जो कि खुले बिहेवियर की लड़की थी। शादी के पहले वो हर तरह के लड़के के साथ अफेयर में जुड़ी हुई थी। ये बातें मेरे भैया को शादी के बाद पता चली थी। हम लोगों ने उनको एडवाइस भी दी थी कि उस लड़की को छोड़ दो, वरना वो आपको बेइज्जत करवा कर मानेगी। मगर मेरे भैया ने मेरी एक भी बात नहीं मानी थी और उस लड़के से ही शादी कर ली। उस दिन के बाद से तो जैसे मेरे मायके से सुकून ही खत्म हो गया था। घर में एक अजीब सी मनहूसियत छा गई थी, जो चारों तरफ छाई रहती थी। माँ को भी यही सब लगता था। वो हमेशा भैया के आगे रोने लगती थी, कहती थी कि खुद पर नहीं तो मुझ पर तो थोड़ा सा रहम कर लो। मैं ऊपर जाकर तुम्हारे पिता को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छी जगह पर नहीं कर पाई। क्योंकि मेरे भैया को उससे सच्ची मोहब्बत थी, इसलिए उस लड़की को छोड़ना भैया के लिए मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन था। वो हमेशा मेरी मम्मी को तसल्ली देते हुए कहते थे कि मम्मी, आप फिक्र मत करो, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी और अपने आप को बेहतर बना लेगी। मुझे उस पर यकीन है। उसने मुझसे वादा किया है, वो कभी भी मुझे मायूस नहीं करेगी। ये बातें पिछले 3 साल से चलती आ रही थी, मगर अभी तक उसने अपना वादा नहीं निभाया था। अभी तक वो भैया को लगातार मायूस करती ही आ रही थी। अब भैया मुझे डांट चुके थे, इसीलिए मैंने फैसला किया कि उनकी पत्नी की पोल उनके सामने खोलकर रख दूंगी। मेरी मोहल्ले की जिस लड़की के साथ दोस्ती थी, उसका पति काफ़ी घूमता फिरता रहता था। उसने ही मेरी भाभी को एक अनजान इंसान के साथ होटल में घूमते हुए देखा था। वो दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले हुए मुस्कुराते हुए एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। तभी उसने फ़ोटो खींच ली थी और उस लड़की ने वो सारी फ़ोटो मुझे सेंड भी कर दी थी। मैं जानती थी कि अगर एक फ़ोटो भी मैंने भैया को दिखा दी तो घर में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। वो अपनी पत्नी की तरफदारी करने लगे तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई और वो सारी फ़ोटो निकाल कर उनको दिखा दी। मम्मी मुझे रोक रही थी और कोस रही थी, मगर इस समय तो मुझे सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला लेना था, जो मैं लेने में कामयाब हो चुकी थी। अब उनका ध्यान मेरी तरफ से हट गया था। उन्होंने चिल्लाकर अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, शालू कहाँ हो तुम, जल्दी से बाहर आओ। मेरे होठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई थी। मम्मी मेरे कंधे पर थप्पड़ मारते हुए कहने लगी कि पागल लड़की, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने क्यों अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है? मैंने मम्मी से कहा, मैंने जो भी किया है बड़ी सोच समझ कर किया है। अब कम से कम आपका बेटा मेरे कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठाएगा और ना ही आपकी परवरिश को बुरा भला कहेगा। भैया अपनी पत्नी को दोबारा से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगे तो मैं चहकते हुए कहने लगी कि वो घर पर नहीं है, अपने किसी आशिक से मिलने के लिए गई होगी। और ये सुनते ही भैया घर से बाहर निकल गए थे। शाम तक मैं अपनी मम्मी के पास ही रुकी रही थी। मैं जब भी यहाँ पर आती थी, अपनी मम्मी के पास से उठने का मेरा मन ही नहीं करता था। बचपन से ही उनके साथ रही थी तो उनकी हद से ज़्यादा आदत थी। ससुराल में भी दिल लगना मुश्किल हो जाता था और दूसरे दिन ही यहाँ आकर बातें करके बेफिक्र हो जाती थी। मैं घर से बाहर निकलने ही लगी थी कि भैया की चिल्लाती हुई आवाज़ आई, जो पक्का अपनी पत्नी को ही खींचते हुए घर के अंदर दाखिल हो रहे थे। वो उनके सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रो रही थी और अपनी वफा की कस्में देते हुए कह रही थी कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी बात का यकीन करो। जब से मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई है मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। जो फ़ोटो आपको दिखाई गई है वो बहुत पहले की फ़ोटो है। अब तो मेरा इन सब से कोई लेना देना ही नहीं है। मेरी माँ की तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं उनको देखने के लिए गई थी।
मैंने आपकी मम्मी को इस बारे में सब कुछ बताया था। जल्दी से मैंने मम्मी की तरफ देखा और उनको घूरा और आंखों ही आंखों में इशारा करके कहा कि खबरदार जो आपने इस बात की गवाही दी तो। मम्मी के लिए अपनी बेटी से बढ़कर कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की साइड ली और साफ मुकर गईं कि उन्होंने इसे घर से जाने की इजाज़त नहीं दी थी। शालू का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया था। वो ना यकीन करती हुई आंखों से हम दोनों माँ बेटी को देख रही थी। शायद उसे आइडिया ही नहीं था हम उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे। वो रोते हुए कहने लगी कि तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है, तुम्हें बहुत जल्द उसका हिसाब देना होगा। ऊपर वाला तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम बेइज्जत हो जाओगी। उस समय तुम्हें अपने नुकसान का अंदाज़ा होगा, लेकिन उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। वो अपना दामन उठाकर मुझे बद्दुआ देने लगी, मगर मुझ पर भाभी की किसी भी बात का असर नहीं हो रहा था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात बैठी हुई थी, जो इंसान खुद बुरा हो उसकी बद्दुआ भी नहीं लगती। मैंने उनसे एक ही बात कही, पहले अपना चरित्र तो साफ कर लो। अब तो तुम्हें अपने चरित्र को साफ करने में न जाने कितना समय लग जाएगा। कभी भी तुम अपने पति को ये यकीन नहीं दिला पाओगी कि तुम उस इंसान से मिलने के लिए नहीं गई थी। न जाने क्यों मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। शायद इसलिए क्योंकि थोड़ी देर पहले तक सारी बातें जो मेरे भैया कह रहे थे, अब मेरी जगह उनकी पत्नी आ गई थी। भाभी रोते हुए कहने लगी कि मुझे उन फोटोज़ पर ज़रा भी दुख नहीं है। दुख तो मुझे इस बात पर हो रहा है कि मेरा पति मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं कर रहा। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने वो सारी हरकतें छोड़ दी हैं। ये सब कुछ मैं शादी से पहले किया करती थी, लेकिन शादी होने के बाद मैं सिर्फ अपने पति से मोहब्बत करती हूँ। मैं सच में अपनी माँ से मिलने के लिए ही गई थी। भाभी की बात सुनकर मैंने भैया से कहा कि तुम्हारी पत्नी तो झूठ बोलने की आदी हो गई है, बेहतर यही होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसकी ज़ुबान का कोई फ़ायदा नहीं है, इसकी ज़ुबान ही। भाभी ने चिल्लाकर मुझे रोक दिया था। कहने लगी, खबरदार, जो तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की। भैया ने भी चिल्लाकर भाभी को धक्का दिया और उनके गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया था, जो भाभी के चेहरे पर निशान छोड़ गया था। वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी थी। मैंने मम्मी से कहा कि चलो ठीक है, मैं अब चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई है। बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मिलने के लिए आऊँगी। भैया को मैंने आंख मारते हुए कहा था कि भैया, अगर आपको इस तरह की और भी खबरें चाहिए तो तुम मुझे व्हाट्सएप से अनब्लॉक करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं तुम्हारी पत्नी पर बहुत अच्छे तरीके से नज़र रखी हुई हूँ और उसे कभी भी तुम्हें धोखा देने की परमिशन नहीं दूंगी। मैं जिस चीज़ को मजाक समझ रही थी, मैं नहीं जानती थी कि ये मेरी ज़िंदगी में एक ख़तरनाक सूरत शक्ल में शामिल हो जाएगा। मैं सोचती थी कि बस मजाक उड़ाया और बात ख़त्म। मैं नहीं जानती थी कि मजाक इंसान के पास वापस लौट कर आता है, और जब खुद इंसान को इस सब से गुजरना पड़ता है तब उसे अंदाज़ा होता है कि ज़िंदगी कितनी तकलीफ़देह है। लोगों के शब्द किसी तीर की तरह होते हैं, जबकि दिल बहुत नाजुक होते हैं। मैं खुद भी एक छोटे से दिल की थी। कोई भी बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी और फ़ौरन आंखों में आंसू आ जाते थे, या अगर बर्दाश्त कर भी लेती थी तो गुस्से से निकलकर अपना मूड ठीक कर लेती थी। लेकिन मैं कभी दूसरों के मामले में ऐसा नहीं सोचती थी। मैं तो यही चाहती थी कि सारी दुनिया मेरी ग़ुलाम बनकर रहे। जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं वो मेरे इर्द गिर्द रहें। मैं चाहे कुछ भी कहती रहूं, वो सब कुछ मानते रहें। मैं जब अपनी ससुराल में दाखिल हुई तो वहाँ पर मेरी सहेली रश्मि बैठी हुई थी, जो मेरे कॉलेज की फ्रेंड थी। मैं उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी। उसकी शादी को लगभग 9 साल गुजर गए थे, मगर अभी तक उसने अपना फिगर बरकरार रखा हुआ था। वो अपने खूबसूरती में कोई दाग नहीं आने देती थी। मैंने उससे इम्प्रेस होकर ही कहा था कि मैं कुछ सालों तक अपनी ज़िंदगी इंजॉय करूँगी, उसके बाद ही बच्चा पैदा करूँगी। मैं अपना शरीर ख़राब नहीं करना चाहती। इससे पहले तक मैं इन सोचों में थी कि वो मेरे पास आई और मुझसे गले मिलते हुए कहने लगी कि तुम तो दिन ब दिन बहुत खूबसूरत होती जा रही हो, बस बच्चा पैदा मत करना, वरना तुम्हारी सारी की सारी खूबसूरती ढल जाएगी और तुम्हारा पति भी तुमसे दूर हो जाएगा। मैंने उससे कहा कि टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारी बात को अपने पल्लू से बांध लिया है, और जहाँ तक मेरे पति का सवाल है तो वो मरकर भी मुझसे नफरत नहीं कर सकता। उसे हर बार लौटकर मेरे पास ही आना होता है। वो जहाँ पर मर्जी चला जाए, मगर वो कभी भी मुझे भूल नहीं सकता। मेरे शब्दों में गर्व था और मान था। रश्मि कहने लगी कि देखो, मर्द पर इतना अंधा भरोसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये भरोसा इंसान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। तुम अपने पति को इस तरह खुलेआम ना छोड़ो, बल्कि उस पर नज़र रखा करो। देखो कि वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे बातें करता है।
उसकी किससे दोस्ती है, उसकी लड़कियों से बातचीत है या नहीं। रश्मि किसी एक्सपर्ट की तरह मुझे एडवाइस दे रही थी, जबकि मैं एक लापरवाह इंसान की तरह उसकी बातें कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। मैं इन सारी चीज़ों पर यकीन नहीं कर रही थी और ना ही मुझे कोई ख़ास इंटरेस्ट था। मैं अपनी ज़िंदगी में मगन रहने वाली लड़की थी। मैं इस डर से अपने पति का मोबाइल भी चेक नहीं करती थी कि अगर कुछ ऐसा वैसा निकल भी आया तो टेंशन सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही पैदा होगी। मेरे पति को तो कोई परेशानी नहीं होगी। बस इसी तरह से ज़िंदगी गुजरती जा रही थी। मैं चाहती थी कि बस इसी तरह से ज़िंदगी गुजरती चली जाए। बच्चों का झंझट तो वैसे भी पसंद नहीं था। मेरे भैया की एक बेटी थी। मेरा बिल्कुल भी उसे प्यार करने का मन नहीं करता था, बल्कि उसे देखती तो मुझे गुस्सा आ जाता था। मम्मी हमेशा ही मुझे डांटती थी और कहती थी कि जब तुम्हारे अपने बच्चे पैदा होंगे तब उनका क्या हाल करोगी। मैं चिढ़कर जवाब देती थी कि मुझे बच्चे पैदा ही नहीं करने, बल्कि मैं तो सारी ज़िंदगी खुशी से गुजारती रहूँगी। माँ ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और बेचैनी से कहती कि शुभ शुभ बातें किया करो, हमेशा उल्टी सीधी बातें मुंह से निकालनी नहीं चाहिए। कभी कभी मुंह से निकली बात ऊपर वाला कबूल कर लेता है। मैंने माँ से कहा, माँ अगर कबूल होती है तो हो जाए, इसमें भी मेरा ही फ़ायदा होगा। मैंने उनके सामने दोबारा से बेवकूफ़ी भरी बात कही तो माँ ने जल्दी से अपना हाथ उठाया और मेरे चेहरे पर मार दिया, जिससे मेरे चेहरे पर निशान आ गए थे। कहने लगी कि खबरदार, दोबारा कभी तुमने ये बात अपने मुंह से भी निकाली। औरत का शरीर एक बच्चे के बिना अधूरा रहता है। वो औरत जो एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। ना तो ये ज़माना उसे एक्सेप्ट करता है और ना ही उसका पति उसे इज्जत देता है, बल्कि उसकी हकीकत तो ये होती है कि हर समय ही उसके सर पर एक तलवार लटकी रहती है कि उसका पति किसी भी समय दूसरी औरत से शादी कर सकता है, क्योंकि मर्द को अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसी औरत चाहिए होती है जो बच्चा पैदा कर सके। औरत कितनी ही सुंदर, कितनी ही वफादार क्यों न हो, अगर उसमें ये कमी मौजूद हो तो समझो कि वो दुनिया की सबसे बदकिस्मत औरत है। तुम कभी भी अपने लिए इस तरह की प्रार्थना मत करना। माँ बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, जबकि मुझ पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। मैं लापरवाही से कह रही थी कि आप जो भी कह रही हो ये ठीक हो सकता है, मगर मेरा ख्याल इस तरह का नहीं है। मैं बिल्कुल अलग सोचती हूँ, क्योंकि मैं न्यू जनरेशन की थी और जानती थी कि अगर फिगर का नाम मम्मी के सामने लिया तो मम्मी चप्पल उतारकर मुझे मारेंगी, और इतना मारेंगी कि मेरे दिमाग से ये नाम भी मिटा देंगी। इसलिए मैंने सावधानी बरतने का इरादा किया। दिन गुजरते चले जा रहे थे। मेरे पति की फरमाइशों में भी बढ़ावा होता जा रहा था। अब तो मेरी रोने वाली शक्ल बनने लगी थी। अब तो मैं उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहती थी कि ऊपर वाले के वास्ते खामोश हो जाओ, इस तरह की बातें करके मुझे परेशान मत किया करो। मेरे लाख इनकार के बावजूद भी मेरे पति ने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली और फिर लगभग 1 ही महीने के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। ये बात मैंने सब लोगों से छुपा कर रखी थी। मैं जानती थी कि अगर ये बात मैंने सबको बता दी तो एक नई मुसीबत मेरे गले आकर लग जाएगी। उस दिन मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। बार बार मुझे उल्टियाँ आ रही थी। मेरी सास के होठों पर मुस्कुराहट छाई हुई थी। उन्हें मुस्कुराता हुआ देखकर मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। मैंने उनसे कहा कि यहाँ मुझ पर सांस लेना दुश्वार हो रहा है और आप ऐसे खुश हो रही हो जैसे आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई हो। वो हंसते हुए कहने लगी कि मुझे खुशखबरी ही तो मिली है, तुम मेरे पोते की माँ बनने वाली हो। ये खुशखबरी मेरे लिए छोटी तो नहीं है। मैं जो पानी पी रही थी वो पानी मेरे मुंह से किसी फुहारे की तरह निकला। मैंने कहा, ये आप क्या कह रही हो? अभी तक तो मैंने डॉक्टर से चेकअप भी नहीं लिया, ना ही मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा। मेरी सास फिर से खुलकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि देखो बेटा, अपने तजुर्बे के मुताबिक मैं तुम्हें बता रही हूँ। डॉक्टर कितना ही पढ़ लिख क्यों ना जाए, लेकिन मेरा तजुर्बा उससे कहीं ज़्यादा है। पिछले 3 दिनों से तुम्हारी तबीयत ख़राब है। जब पहले दिन तुम्हें उल्टी हुई थी तभी मुझे अंदाज़ा हो गया था, मगर मैं सब्र कर रही थी और देखना चाहती थी कि आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा। फ़िलहाल आज तो मुझे यकीन हो गया, बस मेरा पोता जल्दी से इस दुनिया में आ जाए। मैं उसके छोटे छोटे हाथों के साथ खेलूंगी, उसको प्यार करूंगी और उसको अपनी गोद में लूंगी। वो उस समय अपने ख्यालों में खोई ये सारी बातें कर रही थी और मैं खामोशी से उनको देख रही थी। पता नहीं लोगों को बच्चों में क्या दिखता है जो इतना पागल हो जाते हैं। मैंने फिर से गुस्से से सोचा। मैं अपनी सास की बातों को पूरी तरह से भुला चुकी थी। हमेशा ऐसा होता था कि बस वही काम करती थी जो मेरा करने का मन करता था। मैं एक ऐसी औरत को कॉपी कर रही थी जो एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन थी। रश्मि, मेरी वो दोस्त जिसकी बात मानकर
मैंने फैसला किया था कि मैं अपना फिगर ठीक रखूंगी। उसकी कुछ दिन पहले ही डाइवोर्स हुई थी, मगर उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसे तो किसी बात की शर्म लिहाज नहीं था और घर से बाहर निकल गई थी। वो अपनी बहुत बड़ी कंपनी संभाल रही थी जो उसके पति ने ही उसके नाम की थी। वो अपनी जिंदगी में बहुत मगन और बहुत खुश थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसे कभी कोई दुख ना हुआ हो। कभी कभी तो मुझे उसे देखकर बहुत हैरत होती थी जब वो मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात करती थी। मैं भी आज़ाद ख्याल की थी, हद से ज़्यादा आज़ाद ख्याल की, लेकिन कभी भी मैंने ये सब करने की कोशिश नहीं की थी। मर्द का अपना एक अलग मुकाम है और औरत का अपना एक अलग मुकाम है। औरत कभी मर्द की बराबरी नहीं कर सकती और मर्द कभी औरत की बराबरी नहीं कर सकता। मैं अपने पति की ज़्यादातर बातों से मतलब नहीं रखती थी और ना ही भेदभाव करती थी, लेकिन हाँ, कुछ ऐसी बातें थी जिन्हें मानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। उनमें से एक ये भी थी कि मैं बच्चा नहीं चाहती थी। जब मैंने अपनी मम्मी को इस बारे में बताया तो वो मेरे गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे लग रहा था कि शायद उन्हें भी ये बच्चा नहीं चाहिए। मैं तो अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि चलो मेरा काम आसान हो गया। मगर जब उन्होंने मुझसे ये कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि मैं नानी बनने वाली हूँ, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसा ना हो कि खुशी के मारे मुझे हार्ट अटैक आ जाए। जल्दी से मेरी दवाई लेकर आओ। मैंने अपनी मम्मी के कंधे पर हाथ रखा और उनसे कहा, ये आप कैसी बातें कर रही हो मम्मी? भगवान न करे कि आपको कुछ हो। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाना ही है तो वो आपके पास आने से पहले मेरे पास पहुंच जाए। मम्मी की खुशी में कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा था। मैंने जब मम्मी से कहा कि मैं बच्चा पैदा करने के लिए तैयार नहीं हूँ तो वो हैरानी और डर से मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी कि बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? इस बात का क्या मतलब है? अगर तुम इसे जन्म नहीं देना चाहती तो तुम क्या इसे मार दोगी? मैंने ज़ोर शोर से हाँ में सर हिला दिया था। इसके साथ ही मम्मी ने मुझे थप्पड़ लगाया और कहने लगी कि मैं तुम्हें कभी भी मासूम बच्चे की कातिल नहीं बनने दूंगी। खबरदार जो तुमने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो, वरना मैं तुम्हारे ससुराल वालों को जाकर सब कुछ बता दूंगी। तुम्हारी अय्याशियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तुम्हारा पति तुमसे दूर हो जाएगा, सब लोग तुमसे नफरत करने लगेंगे। उनकी धमकियाँ हमेशा ऐसी ही होती थी। इस बार भी मैंने उनकी बात मानने का फ़ैसला किया क्योंकि मैं अपनी मम्मी की धमकियों से डर जाती थी। लेकिन इसके साथ साथ मैंने उन्हें नसीहत भी की थी कि आप मेरे घर वालों से इस बारे में कोई बात मत करना। मेरी मम्मी मेरे घर वालों से नाराज़ थी और मेरे पति से भी नाराज़ रहती थी। उनका मेरे घर आना जाना भी नहीं था, इसलिए अब कोई भी चुगली इधर उधर नहीं होती थी। मैं जानती थी कि दूर खड़ी भाभी मेरी सारी बातें सुन रही है। जब मम्मी वहाँ से चली गई तो मुझे अपने नाम की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा तो वहाँ पर मेरी भाभी खड़ी हुई थी जो चेहरे से थोड़ी परेशान नज़र आ रही थी। मैं उनसे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी कशिश थी जो मैं उनकी तरफ खिंचती चली गई। मैंने अपने शब्द नॉर्मल रखने की हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर इसके बावजूद मेरे बिहेवियर में नरमी पड़ गई थी। वो मेरे सामने आंसू बहाने लगी और कहने लगी कि देखो, मुझसे जो कुछ भी हुआ है मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हारे साथ बदतमीज़ी नहीं करना चाहती थी, मगर मैं गुस्से में आ गई थी और तुम जानती हो कि मेरा गुस्सा कितना तेज़ है। गुस्से में मैं किसी को भी नहीं देखती। मैंने कहा, भाभी मुझे भी माफ़ कर दो, मुझे भैया से आपकी शिकायत नहीं लगानी चाहिए थी। वो एक छोटी सी बात थी जिस पर मैंने बहुत बड़ा हंगामा बना दिया था। वो मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए कहने लगी कि चलो, पहले जो कुछ भी हुआ था उसे हम दोनों ही भूल जाते हैं और बीता हुआ समय भी वापस नहीं आ सकता और ना ही उसके असर हमारी ज़िंदगी में कोई बदलाव ला सकते हैं। बेहतर है कि हम आगे की तरफ ध्यान दें। मैंने सुना है कि तुम इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। मैं तेज़ी से हाँ में सर हिलाने लगी और भाभी का हाथ पकड़कर कहने लगी कि भाभी प्लीज़, आप मेरी मदद करो, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। आप मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल दो। अभी मैं इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। भाभी मेरा हाथ पकड़कर मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी कि देखो, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रही और ना ही मैं तुम्हें परेशान करने के लिए आई हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हारा फ़ैसला ही सुनने के लिए आई हूँ। क्या तुम अपनी आज़ाद ज़िंदगी को चुनना पसंद करोगी या सारी ज़िंदगी अपने पति की ग़ुलामी करने में गुजार दोगी? मैंने उनसे कहा कि मुझे ग़ुलामी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके बच्चे वाला सपना तो मैं कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी। भाभी ने मेरा साथ दिया था। वो मुझे लेकर एक डॉक्टर के पास गई थी और मेरा अबॉर्शन करवा दिया था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी।
मेरे ससुराल वालों को यही बताया गया था कि मैं सीढ़ियों से गिर गई हूँ। मेरी मम्मी भी मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, मगर मैंने अपनी मम्मी को बातों के जाल में फंसाकर खामोश करवा दिया था और अब मेरी खुशी की कोई हद नहीं थी। दूसरी तरफ मेरा पति बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। वो हर समय ही मुंह लटकाकर बैठा रहता था। मैंने उनसे कहा, तुम तो ऐसी हरकतें कर रहे हो जैसे इस सब में मेरी ही गलती हो। वो थोड़ी देर तक मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा तो उसकी धीमी आवाज़ मुझे सुनाई दी। कहने लगा कि मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि तुम उसे इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहती थी। मैंने तुमसे जब भी बच्चे के बारे में बात की, तुमने हमेशा ही टाल दिया था। मुझे लग रहा था कि ये खबर सुनने के बाद तुम्हारा इसी तरह का रिएक्शन होगा। मैंने अपने कानों को हाथ लगाकर अपने पति से कहा था कि मैंने कहा, बस कर दो प्लीज़। मुझ पर तुम और कितने इल्ज़ाम लगाओगे? तुम जानते हो कि तुम्हारे ये शब्द मुझे कितनी तकलीफ दे रहे हैं। मैंने अब जज्बाती वार शुरू कर दिए थे। मैं जानती थी कि मेरा पति बहुत जल्दी जज्बाती हो जाता है और ऐसा ही हुआ था। वो मेरे पास आ गए थे और मेरा हाथ पकड़ते हुए कहने लगे कि देखो, इसमें कोई शक नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारी इन फिजूल ख्वाहिशों को मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मुझे बच्चे चाहिए और हर हाल में चाहिए। मैंने उसे कहा कि थोड़े समय पहले ही तो मैं इस बड़ी तकलीफ से गुजरी हूँ। तुम्हें थोड़ा भी आइडिया है कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ? तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के बारे में ही बातें कर रहे हो। एक बार भी क्या तुमने मेरा हाल पूछने की कोशिश की? अब की बार वो थोड़ा शर्मिंदा हो गया था। मुझे भी पता चल गया था कि पति को किस तरह से डील करना है। अब मैं उसी तरह से उनको डील कर रही थी। फिर से 1 साल से ज़्यादा गुजर गया था और मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन इस बार मैंने अपनी भाभी के अलावा इस बारे में किसी को भी नहीं बताया था। वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और दोबारा से मुझे डॉक्टर के पास लेकर चली गई। कभी कभी मुझे हैरानी भी होती थी, क्योंकि वो खुद भी एक औरत थी और एक बच्चे की माँ थी, तो फिर वो कैसे एक माँ को अपने बच्चे की जान लेने की इजाज़त दे सकती थी। हज़ारों तरह के वहम मेरे दिमाग में घूम रहे थे और मैं ये भी सोचती थी कि बहुत जल्द भाभी मुझे फंसा देंगी या वो मुझसे अपना बदला ले रही हैं। मगर जब मैं उनका सॉफ्ट बिहेवियर देखती थी तो खुद को कोसकर उन सारे ख्यालों को इग्नोर कर देती थी। अब मैं 3 बार अबॉर्शन करवा चुकी थी। अब मुझे भी बच्चे की तलब होने लगी थी। मेरी भी चाहत थी कि मेरे घर में एक बच्चा हो, क्योंकि मैंने बहुत अय्याशी कर ली थी, अपनी मर्जी की ज़िंदगी भी गुजार ली थी। अब मुझे भी वो कमी महसूस होने लगी थी जो हर औरत को होती है। मैंने हर तरह की दवाइयाँ ट्राई कर ली थी, लेकिन अब मुझे कहीं से भी कोई आराम नहीं मिल रहा था। एक दिन मैं रोती हुई अपनी मम्मी के पास गई तो वो मुझे ही मारने लगी कि तुम्हें ही तो बच्चा नहीं चाहिए था। अरे बच्चे तो ऊपर वाले की देन होते हैं और तुमने उन्हें ठुकरा दिया। तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा मिल रही है। जब ऊपर वाले ने तुम्हें औलाद की खुशी दी थी तो तुमने किसी की बात नहीं मानी, बल्कि एक बहुत बड़ा पाप कर दिया। मैंने कहा कि अभी तक किसी बच्चे के शरीर में सांस नहीं आई थी, तो फिर मैं कैसे उसकी कातिल हो सकती हूँ? मम्मी मुझसे कहने लगी, अरे उस बच्चे की वजह से तो ना तुम्हारी जान को कोई खतरा था और ना ही तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी थी, फिर तुमने क्यों उसे मार दिया? अब देखो, तुम सारी ज़िंदगी बच्चे के लिए तरसती रहोगी। इस समय मुझे वो औरत अपनी माँ महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि कोई भी माँ अपनी बेटी को बद्दुआ नहीं देती। मैं रोती हुई अपनी भाभी के पास गई तो भाभी कहने लगी कि माफ़ करना, तुम्हारी हरकतें ही कुछ ऐसी थीं। भाभी मेरा मजाक बना रही थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ तो यही सब कुछ होना चाहिए था। मैं उनसे बहस करना चाहती थी कि आप ही तो वो औरत थी जिसने इस सब में मेरा साथ दिया था। अब आप कैसे मुझे गलत कह सकती हो? मगर मेरे शब्द मेरा साथ नहीं दे रहे थे। किसी न किसी हद तक मैं भी ये बात जानती थी कि मेरी भाभी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी, बल्कि उन्होंने एक छोटा सा ऑफ़र मेरे सामने रखा था। अपनी मंजिल तक पहुंचने का तो मैं बहुत पहले ही फैसला कर चुकी थी। उन्होंने तो बस मुझे ज़रा सा रास्ता दिखाया था, उसके बाद तो मैं खुद ही चल पड़ी थी, कभी ना रुकने के लिए। हमेशा ही मुझे सपनों में छोटे बच्चे दिखाई दिया करते थे जो रो रहे होते थे और मुझे मम्मी कहकर पुकार रहे होते थे। जब मैं सोकर उठी थी तो मेरे दिल में ये ख्याल होता था कि ये वही बच्चे हैं जिनको मैंने जान से मारा है। तब मैं बहुत रोती थी और पछताती थी। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता मौजूद नहीं था। मेरे लिए मेरा गम हल्का भी हो जाता, लेकिन मेरे पति का बर्ताव वहीं एकदम ही बदल गया था। अब वो पहले की तरह मुझ पर ध्यान नहीं देता था और ना ही उसे मेरी खूबसूरती की कोई फिक्र थी। लगता था कि मम्मी की कही हुई बात सच हो रही है कि औरत एक बच्चे के बिना अधूरी होती है, वो कितनी ही सुंदर क्यों ना हो।
उसकी सुंदरता एक मर्द को उस समय तक अट्रैक्ट नहीं करती जब तक कि वो उसे औलाद न दे दे। मेरा पति अब मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता था। पता नहीं वो इतना बिजी क्यों रहने लगा था। मैं जब भी उसके पास जाकर बैठती थी वो उठकर चला जाता था। ये देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था। मैं अपनी सास से उनकी शिकायतें करती तो वो मुझे ताने दिया करती थी। वो कहती थी कि तुम अपने पति को औलाद नहीं दे सकती तो तुम कैसे ये सोच सकती हो कि तुम्हारा पति तुमसे मोहब्बत करेगा। एक दिन तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था। वो मेरे कानों में धीमे से कहने लगी कि मुझे पता है तुम अपने 3 बच्चों का अबॉर्शन करवा चुकी हो। उनकी बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल रही थी। मैंने फ़ौरन ही उनकी तरफ देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे पति से तुम्हारी शिकायत नहीं करूँगी और ना ही तुम्हारा रिश्ता ख़राब होने दूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि किस्मत खुद ही तुम्हारे साथ एक ऐसा चक्कर खेलेगी कि तुम्हारे पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे झंझोड़ते हुए कहा कि तीसरे बच्चे की नन्ही सी धड़कन चलने लगी थी। डॉक्टर ने तुम्हें मना भी किया था कि उसको जान से मत मारो, इसमें जान है, लेकिन तुमने उसकी बात नहीं सुनी और अपने ही बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर दिया। तुम इतनी जालिम कैसे हो सकती हो? अपनी सास का हाथ पकड़कर मैंने रोना शुरू कर दिया था। मैंने उनसे कहा कि कुछ सालों पहले मैंने जो भी किया था वो सब नादानी में आकर किया। मैं पागल हो गई थी। मैं सही और गलत की तमीज़ भूल गई थी। उन्होंने अपने हाथ तेज़ी से पीछे खींचे और एक उंगली उठाकर धमकी देते हुए शब्दों में कहने लगी कि मेरे साथ ये ड्रामेबाजी मत करो, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तुम कोई छोटी बच्ची नहीं थी और ना ही तुम कोई नादान लड़की थी जो तुम्हें इन चीज़ों के बारे में पता न चले। तुम एक बात बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। तुम्हें तो इस समय सिर्फ अपने खूबसूरत शरीर की पड़ी थी ना। अब मुझे बताओ, क्या इस फिगर और खूबसूरती का तुम्हें कोई फ़ायदा हो रहा है? अब क्या तुम्हारा पति तुम्हारी तरफ देखता है? हरगिज़ भी नहीं, क्योंकि उसे पता है कि तुम एक बेमोल लड़की हो। मुझे बहुत बेइज्जती का एहसास हो रहा था, सब कुछ जानते हुए भी कि ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। फिर भी मैं इल्ज़ाम किसी और के सर पर डालना चाहती थी। मैंने अपनी भाभी का नाम लिया तो मेरी सास खिलखिलाकर हंसने लगी और कहने लगी कि वो तो तुम्हारे साथ एक ऐसा खेल खेल गई जिसे तुम सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाओगी। मैंने हैरानी से अपनी सास की तरफ देखा और कहा कि इस बात का क्या मतलब है? मेरी भाभी कहाँ चली गई है जो आप ऐसी बातें कर रही हो? वो मेरी आंखों में देखते हुए कहने लगी कि तुम्हारे भैया ने तुम्हें ये बताना ज़रूरी नहीं समझा कि वो उससे डिवोर्स लेकर जा चुकी है, क्योंकि वो किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती जो उस पर यकीन नहीं करता हो। उसने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया था, मगर इसके बावजूद तुमने उसे सबकी नज़रों में गिराया था। तुम्हें क्या लगा था इसके बाद वो तुम्हारी दोस्त बन जाएगी और तुम्हारे दुख दर्द की साथी बन जाएगी? तुम एक नंबर की बेवकूफ़ औरत हो। उसने जानबूझकर तुम्हें डॉक्टर के पास जाने के लिए उकसाया था, क्योंकि वो चाहती थी कि तुम कभी भी औलाद का सुख न देख पाओ। और देखो, वो इसमें कामयाब भी हो चुकी है। उस शाम मैं अपने मायके चली गई तो मेरी मम्मी से भी सामना हो गया। उन्हें भी हकीकत के बारे में पता था। वो भी मुझे डांटने लगी और मुझे तब ये भी पता चला कि भाभी ने सब लोगों को इस बारे में बताया है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने पति से डर लग रहा था। मैं उसके आगे के बर्ताव से डर रही थी और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात ये थी कि वो मुझे डिवोर्स दे सकते थे। कहीं वो मुझे अपने घर से ना निकाल दें। ऐसी कंडीशन में मैं कहाँ जाती? मम्मी की तबीयत भी ख़राब रहती थी। उनकी ज़िंदगी मौत का भी कुछ पता नहीं था। वो हर समय रोती रहती थी और मुझे यही कहती रहती थी कि बेटा, तुम अपने घर में ही बस जाओ, कभी भी कोई ऐसी गलती मत करना जिसके बाद सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हें पछताना पड़े। मैंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। मुझे उम्मीद है कि तुम उस पर ध्यान दोगी। मेरी परवरिश को गंदा मत करना। जब मैं अपने मायके से निकल रही थी तब उन्होंने मुझे ये सारी नसीहतें दी थी। मैंने खुद से वादा भी किया था कि मैं उनकी बातें मानूंगी, लेकिन फिर तब समय गुजरने के साथ साथ मेरा दिमाग बदल गया। मुझे खुद ही अंदाज़ा नहीं हो सका, लेकिन अब मुझे पता चल रहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ गुमराही और रुसवाही में गुजारी है। काश उस समय मैं एक छोटा सा बच्चा इस दुनिया में ले आती तो आज मेरी ज़िंदगी में सुकून होता। मेरा पति मेरे पहलू में मौजूद होता, मेरी सास मेरी इज्जत करती और मेरी भाभी भी अपने घर में मौजूद होती और एक इज्जत भरी ज़िंदगी गुजार रही होती। मगर सारी कहानियाँ ही उस एक कत्ल से शुरू हुई थी जो मैंने किया था। काफ़ी दिनों से मैं नोटिस कर रही थी कि नौकरानी अब काम करने के लिए नहीं आ रही थी। मैंने अपनी सास से पूछा कि क्या बात है, आप उसे किस चीज़ के पैसे देती हैं
तो वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि तुम अपने पति से इस बारे में बात करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। मैंने उनसे कहा कि आप ही वो औरत हो जिसने उस नौकरानी को इस घर में सफाई करने के लिए बुलाया था। मेरी सास कहने लगी, अरे तुमसे किसने कहा है कि मैंने उसे यहाँ बुलाया था? तुम्हारी भाभी ही उसे यहाँ छोड़ कर गई थी। ये बात सुनकर तो जैसे 1 मिनट के लिए मेरा दिल धड़कना भूल गया था, क्योंकि भाभी के हर काम के पीछे कोई ना कोई मकसद छुपा होता है। वो बिना मकसद के कोई काम नहीं करती थी। मैंने बेचैनी से अपनी सास से पूछा, क्या मतलब है इस बात का? उन्होंने कहा कि बहुत जल्द तुम्हारे सामने मतलब भी आ जाएगा। एक तो तुम हर काम में जल्दबाजी करना शुरू हो जाती हो। मेरी एक और बात याद रखो, तुम्हारे पास बहुत कम समय है। जितना जल्दी हो सके अपना इलाज करवाओ, क्योंकि अगर तुम सेहतमंद नहीं हुई तो तुम्हारा पति दूसरी शादी भी कर सकता है। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैंने तेज़ी से नामे सर हिलाया और अपनी सास को समझाते हुए कहा कि वो मुझ पर कितना ही गुस्सा क्यों ना कर लें, लेकिन मेरा हक कभी भी किसी को नहीं देंगे। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप जानती हो कि उन्होंने मुझे कितनी मुश्किलों से हासिल किया था। उस समय मेरे पापा जिंदा थे और ये रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। उसने मेरे घर के बहुत चक्कर लगाए थे, जिसके बाद मेरे पापा इस रिश्ते के लिए राज़ी हुए थे। मेरे शब्दों में उस समय गर्व था, और होता भी कैसे नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं अपने पति की पसंदीदा पत्नी हूँ। लेकिन मेरे दिल में थोड़ा सा डर बैठा हुआ था कि कहीं मैं अपने पति के दिल से उतर तो नहीं गई, कहीं उनका मन मुझसे भर तो नहीं गया। ये सारे सवाल मैं अपनी सास से करके उन्हें बढ़ावा नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने ये बातें अपने दिल में ही दबा ली थी। रात के समय मैंने अपने पति से इस बारे में बात करने का फैसला किया था। वो जब घर के अंदर दाखिल हुए तो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मुझे देखते ही उनकी मुस्कुराहट गायब हो गई। मैंने ये चीज़ अच्छी तरह से नोटिस की थी। मैं अभी उनसे कुछ कहने ही वाली थी, उन्होंने हाथ उठाकर मुझे खामोश होने का इशारा दिया और धमकी देते हुए कहने लगे कि तुम्हें मुझसे कोई सवाल करने का हक नहीं है, तुम बहुत पहले ही मुझसे ये हक खो चुकी हो। मैंने उनसे कहा, ये आप किस तरह की बातें कर रहे हो? आप तो मुझसे प्यार करते हो। वो तेज़ी से कहने लगे कि एक कातिल औरत से मैं कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकता, और अगर पहले मुझसे इस तरह की गलती हो गई है तो मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरे पति को भी शायद इस बात की खबर हो चुकी थी कि मैंने अपने 3 बच्चों को जान से मार दिया है। वो तीसरे बच्चे के बारे में कह रहा था, तुमने तो उस नन्ही सी जान को भी नहीं छोड़ा, आखिर तुम इतनी जालिम कैसे हो सकती हो? मैं उनके कदमों में गिर गई और उनसे माफ़ी मांगने लगी, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। नफ़रत भरे शब्दों में कहने लगे कि अगर तुम चाहती हो कि मैं अपना और तुम्हारा जो थोड़ा सा लिहाज बचा हुआ है वो भी ख़त्म कर दूं, तो तुम यहाँ रह सकती हो। मैं फ़ौरन ही वहाँ से उठकर चली गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जो हमारे बीच लिहाज रह गया है वो भी ख़त्म हो जाए। वो पूरी रात मैंने रोते हुए और ऊपर वाले से माफ़िया मांगते हुए गुजारी थी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने कितना बड़ा जुल्म किया है, न सिर्फ खुद पर बल्कि अपनी भाभी के साथ भी बहुत बुरा किया था, जिसकी सज़ा मुझे इस रूप में मिल रही थी। अगले दिन मैं अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी जब नौकरानी घर के अंदर दाखिल हुई। उसने हाथ में एक छोटा सा बच्चा थामा हुआ था। उसने वो बच्चा मेरे हवाले कर दिया। मैंने जब उस बच्चे की शक्ल देखी तो मैं हैरान रह गई थी। वो बिल्कुल मेरे पति की कॉपी था। उसी समय मेरा पति भी घर के अंदर दाखिल हुआ। मेरे पति के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। वो मुझसे कहने लगे कि मेरे बेटे से मुलाकात करो, मेरा बेटा कितना प्यारा है और बिल्कुल मुझ पर गया है। मैं तो जैसे शॉक्ड ही रह गई थी। मैंने उनसे पूछा, इस बात का क्या मतलब है? तो वो सफाई देते हुए कहने लगे कि मैंने हमारे घर की नौकरानी से शादी कर ली थी। ये बहुत ही अच्छी है, सीधी, समझदार, और सबसे बड़ी बात ये कि ये मेरा बहुत ख्याल रखती है और साफ चरित्र की भी है। मैं चीखते हुए उनसे कहने लगी, तुम मेरे होते हुए मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो? जल्दी से उनका हाथ उठ गया और उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। वो मेरे ही अंदाज में बोलने लगे, जिस तरह तुम मुझे धोखा दे सकती हो, एक पिता की इजाज़त के बिना उसके बेटे को जान से मार सकती हो, बिल्कुल इसी तरह से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए यही काफ़ी होना चाहिए कि मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी है। इससे ज़्यादा तुम्हें मुझसे किसी और चीज़ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में जो भी जगह थी तुमने वो खो दी है। अब मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए नफ़रत ही रह गई है। जहाँ तक इस नौकरानी रेनू का ख्याल है, ये अब यहीं पर रहेगी और मेरी पत्नी की हैसियत से रहेगी। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। रेनू, जो कि 2 साल पहले हमारे घर में नौकरानी का काम करने के लिए आई थी, अब वो इस घर की मालकिन बन गई थी।
उसकी खूबसूरती देखकर पहले ही मुझे शक होने लगा था कि वो कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर करेगी, मगर फिर भी बाद में मैं अपने मामलात में इतना उलझ गई थी कि मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाई और वो मेरे पति को ले उड़ी। कुछ समय के बाद मेरे पति ने मुझे डिवोर्स देकर घर से निकाल दिया था और मैं अब अपने मायके में अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। कुछ समय के बाद मेरी माँ की भी मौत हो गई। भैया मुझे मुंह नहीं लगाते और मैं अब सारी ज़िंदगी खुद को दोष देती रहती हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।